हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी कैंपस। देखो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये मैंने IUCN पर बनाई है। एनवायरनमेंट आप जानते ही हो कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे PCS का एग्ज़ाम हो या फिर UPSC है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें एनवायरनमेंट का रोल बढ़ ही रहा है। और एनवायरनमेंट आप जब पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि वो उसके बेसिक्स बन जाते हैं। उनको समझे बिना आगे की चीज़ों को समझना बहुत ही कठिन है और ये आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं। उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूशन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है IUCN। तो इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, बेसिक्स, इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, कब बना था, क्या हुआ था, उसके साथ में इसका रोल क्या है। रोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब तक आए हैं, आगे भी आने के चांसेस हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है इसके क्या क्या प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम है जो ये चला रहा है या क्या क्या। एक इसकी जो IUCN की रेड डेटा बुक है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा वो ज़रूर जानते होंगे उसके बारे में, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, IUCN इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है जो हम सब लोग जानते हैं IUCN के नाम से, लेकिन ऑफिशियली जो इसका नेम है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें ये भी जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखना कि अगर इस तरह से अगर कभी पूछा जाता है तो ऑफिशियली आपको यही लगाना है, उसमें एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी लगाना है। अब कंजर्वेशन इन चीज़ों का, नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज का क्यों, वो आगे देखते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस फील्ड में, किस क्षेत्र में काम कर रही है? दो चीज़ में, नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो देखो नेचर का कंजर्वेशन, ठीक है, जो प्रकृति है उसका इनको क्या संरक्षण, उस संरक्षण में उसके में ये कई तरह से मल्टी डायमेंशनली काम कर रहा है। दूसरा काम है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका यूज, और यूज भी कैसा है? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा यूज जो कि आप प्रेजेंट की जो जनता है, जो जनसंख्या है, जो भी लोग रह रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के साथ साथ आप फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखो। ठीक है, वाइज यूज आप इसको कह सकते हो। अच्छा, तो और इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल यूज़ क्या है, इस पे अलग से जब वीडियो में बनाऊंगा एजेंडा 21 पे और रियो समिट पे, तो उसमें पूरे डिटेल में इसको विद डेफिनेशन बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन डेटा गैदरिंग। अच्छा, इसका काम क्या क्या है? देखो IUCN का काम, एक ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो मैंने, जो अच्छे क्वेश्चन बने हैं उसके बेसिस पे ये मैंने यहाँ पर लिया है। उसमें इसके जैसे क्वेश्चन में था कि यार इसके काम क्या क्या हैं, वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग थे। यहाँ से देख लीजिए, डेटा गैदरिंग, एक तो डेटा इकट्ठा करता है स्पेसीज़ के बारे में, तरह तरह की चीज़ों के बारे में ये डेटा इकट्ठा करेगा नेचर से रिलेटेड। उसका एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेंगे। देखिए, आप पता लगाना, आप गूगल पे जाना, वहाँ 1000 से ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट IUCN में काम करते हैं। तो रिसर्च का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है। फील्ड प्रोजेक्ट भी हैं इनको, एडवोकेसी भी है, और प्लस एजुकेशन। आप जानते ही हो नेचर को कंजर्व करना एक किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी गवर्नमेंट के बस में नहीं है, तो इसके लिए एजुकेशन और अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम भी इसका है। IUCN मिशन इज़ टू इन्फ्लुएंस। IUCN का मिशन क्या है भाई? इसका क्या उद्देश्य है ये देखो। इज़ टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट। इन्फ्लुएंस भी करेंगे उसको एनकरेज, बढ़ावा भी देंगे, और असिस्ट यानी सहायता भी देंगे। किसको? गवर्नमेंट को और अदर इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं जो नेचर को कंजर्व करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको एनकरेज करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में ये सारे काम करते हैं। किस चीज़ के लिए? टू कंजर्व नेचर, वही सारी चीज़, एक तो नेचर का कंजर्वेशन, एंड टू एंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, वो इक्विटेबल है। इक्विटेबल का मतलब होता है बराबरी वाला। ठीक है, बराबरी वाला, कि जिसको जितना उसका रोल है उसको उतना दिया जाए।
और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, पर्यावरण पर उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में आगे देखते हैं। अब देखो इसका बैकग्राउंड देखें, ये बना था 5 अक्टूबर 1948 को, ये बना था 5 अक्टूबर 1948 को। जब ये बना था तो उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो ये नाम भी याद रखना, हो सकता है कि प्री में एमसीक्यूज में आपको पूछ लिया जाए कि यार बनते टाइम पे क्या नाम था इसका। तो नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, और ये बना था फ्रांस में। जब बना था तो जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन, वो फ्रांस में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ पर है, जो कि पूछा भी जाता है, वो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। द इनिशिएटिव टू सेटअप द न्यू ऑर्गेनाइजेशन केम फ्रॉम यूनेस्को। अब ये भी याद रखना है कि देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने में कुछ लोगों की भूमिका होती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस का कुछ रोल होता है। तो यहाँ पर IUCN को बनाने में जो सबसे बड़ा रोल था वो था यूनेस्को का। यूनेस्को के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो ये बात तो सही है कि इसको कंजर्वेशन में तो लोगों का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन IUCN जो है एज एन इंस्टीट्यूशन, इसका ये एम नहीं है कि यार हमको पब्लिक को डायरेक्टली एंगेज करना है। ठीक है, अब जो ये काम करेंगे, चाहे गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या किसी और इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करें, तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना तो यही है कि पब्लिक को भी साथ में आना पड़ेगा। लेकिन अगर सीधा सीधा IUCN का पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इसका ये एम नहीं है। ये इनका ये एम नहीं है कि डायरेक्टली हमें पब्लिक को जागरूक करके उनको मोबिलाइज करना है सीधे सीधे। एजुकेशन अवेयरनेस अलग चीज़ है, लेकिन ये डायरेक्ट एम इनका इसको पार्टिसिपेशन वाला नहीं है। तो ये करते क्या हैं? इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट जो है हमारी देश की, किसी की भी गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट सारी पॉलिसीज़ बनाती है, और अगर उन पॉलिसीज़ में ये कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस डालें जिससे कि गवर्नमेंट नेचर के प्रति ज़्यादा जागरूक रहे, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाए, सस्टेनेबल यूज हो रिसोर्सेज का, तो वो अच्छी पॉलिसी मानी जाएगी। तो ऐसे काम ये करते हैं IUCN, उस पर जो गवर्नमेंट के एक्शन है, पॉलिसीज़ हैं, उनको इन्फ्लुएंस करेगी। प्लस बिजनेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स बाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये देखो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं इनको, बिजनेसमैन को और अदर स्टेक होल्डर जो भी हैं उसमें सबको करते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, हमने बताया था कि ये डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, एडवाइस देते हैं, एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये पार्टनरशिप के तौर पे भी काम करने को तैयार रहते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होगी। इन पे हर तरह के लोग हैं, इन पे स्टाफ भी है, इन पे साइंटिस्ट का रिसर्च की पूरी विंग है ही। ठीक है ना। अच्छा, तो दोस्तों अब देखो, ये जैसे एक IUCN रेड लिस्ट निकालता है थ्रेटेंड स्पीसीज़ की, और ये होती क्या, इट असेसेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज़ वर्ल्ड वाइड। जो स्पीसीज़ हैं, जो भी प्रजातियां हैं, उनकी वर्ल्ड वाइड ये कंजर्वेशन के स्टेटस को दिखाता है कि यार, अभी इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार ये स्पीसीज़ जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, इसकी संख्या अभी पर्याप्त है, ये सारी चीज़ें ये बताएगा। ठीक है, और फिलहाल उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वो भी ये बताता है। IUCN हैज़ एन ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है ये यूनाइटेड नेशन जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसका ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इसको, और कंसल्टेटिव स्टेटस है। ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि यार जब आप जा सकते हैं, मीटिंग देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं है, कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मेंबर भी नहीं है इसके UN के, और कोई इसके पार्ट नहीं है। नो इंडियन बिकेम डायरेक्टर। अब हमने डायरेक्टर और प्रेसिडेंट दो बताए थे, तो देखो अगर ये फैक्ट के तौर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, वैसे ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी तक कोई भी डायरेक्टर तो इंडिया वाला बना नहीं है इसका, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो इसके प्रेसिडेंट बने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। उनमें से एक को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, MS स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आपको पता ही है। MS स्वामीनाथन जो हैं ये इसके प्रेसिडेंट IUCN के रह चुके हैं।
प्लस 2008 से 2012 के बीच में अशोक खोसला जो हैं ये भी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में अब कुछ जान लेते हैं। देखो एक बात और आप याद रखना कि IUCN ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स निकाल रखे हैं। तो वो जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके 1 साल वाला जो करंट अफेयर है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो वैसे होंगे वो किसी न किसी वीडियो में आपको एनवायरनमेंट के में मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं रेड लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। IUCN रेड लिस्ट जो है इसको रेड डेटा लिस्ट भी बोलते हैं। ये 1964 में पहली बार निकाली गई थी। ये एक इन्वेंट्री है, एक भंडार है एक तरह से किस चीज़ का, ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़। जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, जैविक प्रजातियां, उनका क्या है कंजर्वेशन के स्टेटस को दिखाता है। UPSC में ट्रेंड रहा था, अभी भी है, कि 1-2 स्पीसीज जरूर पूछे जा रहे हैं कि यार ये कौन सा स्टेटस है, किस कैसे कंजर्वेशन का क्या स्टेटस है इनका, किस में गा रहे हैं। तो ये मेनली उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई पढ़ने वाली तो ये रेड डेटा लिस्ट ही है। और इस पर जो लेटेस्ट आएगी उस पर मैं अलग से डालूंगा अभी कि यार कौन से स्पीसीज जो हैं कहाँ उनका कंजर्वेशन हो रहा है, क्या स्टेटस है उनका, ठीक है। एवेल्युएट और क्या होता है इसमें, एवेल्युएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ 1000 ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। प्रजातियों का और सब स्पीसीज का क्या है, एक्सटिंक्शन रिस्क भी बताते हैं। एक्सटिंक्शन क्या होता है, विलोपन होना, विलुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, पूरी तरह से वो जीव जो हैं पृथ्वी पर रहे ही नहीं। तो कितना उनका विलोपन का रिस्क कितना है, कितने चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें इस लिस्ट में पता चलती हैं। स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। अब IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 9 ग्रुप में ये टोटल सारे स्पीसीज को डिवाइड करते हैं। अब ये 9 ग्रुप्स कौन कौन से हैं ये याद रखने होते हैं। देखते हैं आगे। देखिए ये टोटल 9 ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखोगे कि जो 9 में से 2 हैं वो तो देखते हैं आगे क्या है। उसमें एक में तो कहेगा यार डेटा उपलब्धि नहीं है, और एक का ये है कि अभी इसका असेसमेंट नहीं किया सकता है, किया नहीं है, तो वो काम के नहीं है। मेनली 7 तो इसमें काम के हैं। पहले एक एक करके देखिए जब आगे समझाता हूँ। पहला एक्सटिंक्ट, EX जिसके सामने लग रहा। एक्सटिंक्ट का मतलब है नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग। जैसे मान लो मैंने कहा कि टाइगर जो हैं रेड डेटा लिस्ट के हिसाब से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होगा। वैसे टाइगर हुए नहीं है, आप ये मत मान लेना कि टाइगर हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैंने कहा अरे हो गए, इसका मतलब ये है कि अब कोई भी टाइगर नहीं बचा है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है कि यार जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, जहाँ पे वो नेचुरली मिलते हैं जंगलों में, अब वहाँ से वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं। लेकिन कहाँ पे, कैप्टिविटी में, जैसे जू वगैरह में कहीं प्रिजर्व करके इनको रखा हुआ है, कंजर्व करके, तो वहाँ पे अभी भी मिल जाएंगे। वैसे जंगलों में बाहर खुले में वो ख़त्म हो चुके हैं। तीसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, चौथा है एंडेंजर्ड, और 5वां है वल्नरेबल। ये जो तीन हैं, ये इन तीनों का आप याद रखना, ये घटते क्रम में कि यार ये रिस्क को दिखा रहे हैं। यार इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हैं ये इनका रिस्क बहुत ज़्यादा है एक्सटिंक्शन का, मतलब ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। उसके थोड़ा कम रिस्क एंडेंजर्ड में हो गया, उससे थोड़ा कम रिस्क हो गया किसमें, वल्नरेबल में। अब अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी से समझ लो ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, इन 3 को अगर एक कैटेगरी में एक नाम दिया जाए तो उसे कहते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। इसको इन तीनों को मिला के जो एक कैटेगरी बनती है उसको कहते हैं थ्रेटेंड। अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो उसके बाद अगला है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या है, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, कि यार फ्यूचर में, भविष्य में इनकी संख्या कम होने जा रही है या हो सकती है। ये भी क्या है कि थ्रेटेंड स्पीसीज में आ सकते हैं। लीस्ट कंसर्न जो हैं उनका मतलब क्या है, लोएस्ट रिस्क। इसका मतलब इनकी मात्रा भी पर्याप्त है, इन पर बहुत ज़्यादा इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हो गए 7। अब 8वां और 9वां देखो। पहले एक है डेटा डेफिशिएंट। कुछ डेटा डेफिशिएंट भी इन्होंने ग्रुप बना रखा है,
उसके बारे में ये क्या कहते हैं कि नॉट इनफ डेटा टू मेक असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि यार हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है कि हम इसका रिस्क का एवेल्यूएट कर लें कि यार इसमें इतना रिस्क है। तो इन पे मेनली क्या है, इन्होंने डेटा नहीं दे रखे होंगे, क्योंकि डेटा डेफिशिएंट है तो उस पर कैसे आप स्टेटमेंट दे देंगे कि यार ये इस वाले इसमें आएंगे। और लास्ट है नॉट एवेल्यूएटेड, ऐसे भी तो स्पीसीज़ हैं जो एवेल्यूएट हुए ही नहीं है, थोड़े बहुत स्पीसीज़ का ही तो एवेल्यूशन हो रखा है, इसको बोलेंगे नॉट एवेल्यूएट, जिसके बारे में अभी तक एवेल्यूएशन जो है हुआ ही नहीं है इसके क्राइटेरिया के बेस पे। ये जो एवेल्यूएशन है, एक और चीज़ याद रखना, ये IUCN का रेड डेटा लिस्ट जो है उसके क्राइटेरिया के अगेंस्ट है। अब उनका क्राइटेरिया क्या है, उनके क्राइटेरिया में कई सारी चीज़ें आती हैं, उसकी पॉपुलेशन आती है, एरिया आता है, ठीक है, डाइवर्सिटी, सारी कई चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसको समझ लीजिए, ये ज़रूरी है और अच्छा समझ में आ जाएगा। इन दो को हटा दीजिए नीचे वालों को, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे इन दोनों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जब डेटा है ही नहीं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या। इनको देखो, इसमें ये एक्सटिंक्ट वाला हो गया जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट वाइल्ड हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं खुले में, लेकिन थोड़े बहुत अभी भी कहीं ना कहीं पे कैप्टिविटी में रखे हुए हैं। ये नियर थ्रेटेंड है और जो लीस्ट कंसर्न है ये वाले। अब देखो ये हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। इन तीनों को मैंने बताया था कि तीनों को एक कैटेगरी में जब मिलाते हैं तो इनको नाम क्या देते हैं, थ्रेटेंड, ठीक है, ये थ्रेटेंड इनको बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी किया करें जिससे और भी लोगों तक पहुंच पाया करें वीडियो, लाइक करें वीडियो को। और टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी होगी। अब देखो, एक IUCN प्रोटेक्टेड कैटेगरी भी है, तो उसमें फ़िलहाल आप केवल इतना जान लीजिए कि यार कुछ कैटेगरी हैं जिनको IUCN प्रोटेक्टेड कैटेगरी बोलते हैं। अब इसमें आपने नेशनल पार्क तो ज़रूर सुने होंगे कि यार इंडिया में नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे हैं, 100 से ज़्यादा हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में दूंगा। तो नेशनल पार्क के बारे में अभी सिर्फ आप इतना याद रखना कि IUCN की जो कैटेगरी है प्रोटेक्शन की, उसकी कैटेगरी 2 में आते हैं। ये स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि उसकी कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क आते हैं। अगली जो वीडियो होगी बहुत ही ज़रूरी होगी, इसमें नेशनल पार्क के बारे में डालूंगा। अब जैसे मान लो 100 से ज़्यादा हैं, तो उसमें जितने भी नेशनल पार्क मुझे लगेंगे कि यार ये ज़रूरी हैं, कम से कम 25-30 तो होंगे ही, वो मैं डालूंगा उसमें कहाँ पे है, क्या क्या उनकी खासियत है, ये सारी चीज़ें विद पिक्चर्स डालूंगा, क्योंकि उसमें जिसका भी कंजर्वेशन हो रहा है पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीसीज़ का पता होना ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।